तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़, फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, कैसा काय केड़ो हाल, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है लोकेश भारती और आपका स्वागत करता हूं भारतीय पॉडकास्ट की सीरीज फेलियर टू सक्सेस एंड बैक के बिल्कुल नए एपिसोड में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में जो हमने बात की उसी की कंटिन्यूएशन के अंदर आज की स्टोरी है, चले जा रही है। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं सुना है तो प्लीज जाके सुनिए, आप ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे कि ये वाला एपिसोड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये एपिसोड थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ये एपिसोड बहुत ज्यादा दिल को छू लेने वाला है, आपके दिल को छू जाएगा ये एपिसोड। ये मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था, बहुत ज्यादा। जो मैं आज हूं उसके अंदर इस वाले एपिसोड में जो मैं आपको कहानी बताने वाला हूं अपने जीवन की, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं। इसने ना केवल पूरे परिवार को झंझोरा, उलट पुलट कर दिया, बिल्कुल तहस नहस। हुआ क्या, ये मैं एपिसोड में आपको बता रहा हूं। थोड़ा सा पिछले का रिकैप करके बताता हूं कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि 10th में कैसे क्या हुआ और कैसे हालातों के बाद मैंने 10th के एग्जाम दिए। तो ये स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां पर खत्म हुई थी कि 10th के एग्जाम हो चुके हैं। मैं गांव में रहता था, गांव से शहर आता था पढ़ने के लिए, और गांव हमारा था 15-20 किलोमीटर दूर। तो गांव में क्या होता था उस जमाने में कि अगर आपको जाना है सुबह, तो या तो आप 1 घंटा पहले बस स्टैंड पे चले जाओ ताकि आपको जो पहली बस मिले आप उसमें टाइम से पहुंच जाओ। हमारा जो गांव था वो मेरे ख्याल से दिल्ली का सबसे ज्यादा एजुकेटेड गांव था। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मेरे ख्याल से लोग वहां पे थे। एनडीए में भी वहां से गए हुए थे, जवाहर नवोदय में भी गए हुए थे, आर्मी में भी थे वहां से, और टीचर्स बहुत सारे थे, टीचर्स वहां पे। और ऐसा गांव था वो, मतलब पढ़े लिखे थे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बहुत सारे थे वहां से। तो मैं ऐसे गांव से था। तो शहर पढ़ने के लिए जाता था मैं। तो ये 10th तक की बात है। तो उसमें क्या होता था कि आधा पौना घंटा आपको वेट करना पड़ता था, और अगर एक भी बस मिस हो गई तो अगली बस के लिए वही आधा घंटे का वेट। और पीक टाइम मॉर्निंग में 6:30 और 7 बजे के बीच में अगर 2-3 बसें भी आ रही है ना, तो वो ऐसे आती थी पुल्लम पुल। पुल्लम पुल का मतलब होता है बिल्कुल फुल, लटक रहे हैं बंदे ऐसे। हाँ, अगर कोई आपको हाथ दे के आपको लटका दे वो बात अलग है। आप एक डंडा या खिड़की में से हाथ डाल के ऐसे करके आप लटक के जा सकते थे। और मैं तो छोटा सा था, कई बार कर भी लेता था ऐसी हरकतें। और पापा को अगर मान लो किसी ने बता दिया तो अनादन। तो ऐसा होता था। वापसी में भी ऐसे ही होता था। वापसी में आए आप, तो वापसी में भी आप ऐसे ही आधा पौना घंटा वेट कर रहे हो। वहीं पर फिर वही भीड़, आसपास में होने वाले 8-10 गांव जो आते थे उन सबकी पब्लिक होती थी। स्कूल के बच्चे, जॉब वाले या इधर शॉपिंग करने आने वाले, वो सब आते थे उसमें। तो इसको देख के पापा को, और वो जो सिचुएशन हुई जो मैंने आपको बताया, तो पापा ने एक डिसीजन लिया। उन्होंने डिसीजन लिया कि हम गांव छोड़ के शहर चले जाते हैं। गांव का एक मकान इसको बेच देते हैं और शहर में जाकर ले लेते हैं, ताकि ये सारा टाइम जो 2 घंटे 2.5 घंटे है वेस्ट होता है, वो आगे की +1 +2 में जो स्टडी करनी है उसके अंदर लगाया जा सके। उन्होंने वो घर को काफी कम दामों में बेचा, और यहाँ पर काफी एक अच्छी जगह जो मेरे स्कूल के नजदीक हो, ऐसी जगह पे उन्होंने वो घर लिया, ताकि मेरे को स्कूल से भी आने जाने में भी ज़्यादा टाइम ना लगे, 10-15 मिनट में जाना आना हो जाए। तो ऐसी जगह पे उन्होंने काफ़ी अच्छी जगह पे लोकेशन लिया, जिससे थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि उसकी टेंशन नहीं लेनी, वो मैं सब मैनेज कर लूँगा।
और इसी उसके अंदर मैंने तब अपने वो 10th के पेपर दिए थे फाइनल, अच्छे हुए। और फिर 10th के बाद जैसे मार्च में पेपर हो जाते हैं तो अप्रैल मई जून में उस समय छुट्टी होती थी और बाद में स्कूल लगते थे। कई जगह पहले भी लग जाते थे, तो मैंने कई जगह अपने दे रखे थे जो भी अच्छे थे वहाँ पे स्कूल्स, तो उनके अंदर 2 जगह मेरा हो भी गया था। और मुझे बस जाके ज्वाइन करना था 10th के मार्क्स के बाद। एंट्रेंस टेस्ट तो हो गया था स्कूल का, लेकिन मार्क्स के बाद और होता था, मेरिट बेसिस पे होता था बेसिकली, कि अगर आपकी मेरिट अच्छी आती है तो मेरिट बेसिस पे आपका हो जाएगा और उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन पक्का। तो था जो पढ़ना था, मुझे साइंस लेनी थी, तो नॉन मेड के लिए जो सबसे अच्छे स्कूल थे या जो भी था, तो प्राइवेट स्कूल के अंदर ही पढ़ना था। फिर आया एक फोन कॉल, वो तारीख बता देता हूँ, 21 मई दोपहर के 12:30 के करीब। वो एक फोन कॉल आया और उस एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया हमारे घर में। मेरे मम्मी के 3 भाई थे, उनमें से जो सबसे छोटे वाले भाई थे उनके लिए फोन आया था। पापा को फोन आया था स्कूल में कि भाई जो छोटे वाला भाई है उसकी डेथ हो गई। वो थे शायद 30 या 34 साल के, 30 और 34 के बीच के थे, शायद 32 साल के होंगे। और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। एक लड़की थी 7 साल की शायद, और एक छोटी बच्ची, वो शायद 1-2 साल की थी तभी। उनकी डेथ हो गई। पापा स्कूल से आए, सुनना जरा ध्यान से, इसमें कनेक्ट करना मेरे साथ प्लीज। पापा स्कूल से आते हैं, आके ये नहीं बताते कि ऐसे फोन आया, ये हो गया वो हो गया, नहीं। उन्होंने कहा कि तुम्हारी छुट्टी चल रही है, मई की बात है, तो मई जून में छुट्टी होती है, तो तुम्हें वहां नहीं जाना अपने नाना के घर, चलो चलते हैं, वहां मामा है, उधर उनके पास चलते हैं। हम तैयार हो गए, तो कहते कल चलेंगे, नहीं अभी चलेंगे, वो ट्रेन वगैरह तो कुछ होगी नहीं। कहते कोई बात नहीं, चलते हैं, चलो। तो हम सब हैरान थे, पर वही ना, खुशी के अंदर कोई ध्यान नहीं दिया इस चीज के ऊपर। तो हम तैयार हो गए, कपड़े वगैरह फटाफट पहन लिए, पैक कर लिया, चलो जी। खाना वगैरह मम्मी ने आधा 1 घंटे के अंदर बना दिया और हम चलने लगे। तो आप ये लगाइए कि वो 4.5 घंटे का सफर था यहाँ से मेरे मामा जी के घर का। उस 4.5 घंटे के अंदर क्या हुआ, उनके घर तक पहुंचने तक पापा ने कुछ नहीं बताया किसी को। जब हम एक जगह से दूसरी जगह चले गए, जहां से मेन बस मिलनी थी, वहां पे जाकर उन्होंने बोला कि जो छोटे वाला है मामा तुम्हारा, उसका शायद एक्सीडेंट हो गया। सब बोला कि एक्सीडेंट हो गया। और मेरी मम्मी कहे कि एक्सीडेंट हो गया, कहते तभी लेके जा रहे हो तुम? कहते नहीं, वो तो एक्सीडेंट हो गया, तो हम देख भी आएंगे उसको साथ के साथ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो मम्मी के दिमाग में थोड़ा 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 ये चलने लग गया। फिर हम थोड़ा और आगे गए, जब शायद 1.5 घंटा रह गया होगा, फिर उन्होंने बोला कि उसकी तबीयत सीरियस है, शायद उसको शायद हॉस्पिटल लेके गए होंगे, हॉस्पिटल में है वो और वो सीरियस कंडीशन में है, ये भी बोल दिया। तो और ज्यादा मम्मी को टेंशन होने लगी कि आप मुझे बताओ क्या बात है, लेकिन फिर कोई बात नहीं। फिर हम बस स्टैंड पे उतरे हैं, बस स्टैंड से उतर के जा रहे हैं वहां पे, तभी मम्मी के ताऊ जी के बच्चे, उनके भाई मतलब कजन्स ब्रदर्स, वो 2 उनको मिले और बाइक पे जा रहे थे इधर से उधर। उन्होंने वाइट कलर के कुर्ते पहने हुए थे और तो वो उनको मिले कि उन्होंने पूछा कि वो कैसा है, वो कहाँ है। तो उन्होंने, पापा ने शायद पीछे से हाथ हो गया कि वो हाँ वो है, अभी वो लेके गए हुए उसको, मतलब वो काफ़ी मतलब थे, अभी 10 मिनट थे हमारे, तो हम पैदल जा रहे थे।
तो जैसे जैसे उस गली के अंदर हम घुस रहे थे, तो वहां पर मम्मी ने कुछ बंदे देखे, हम सबने देखे। मैं मम्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। उन्होंने देखा और उन सबको, इतने सारे लोगों को अपने घर के सामने खड़े हुए देख के मम्मी समझ गई कि कुछ हुआ है, कुछ अप्रिय घटित हुआ है। तो वहां पर जाने के बाद उन्होंने मामा जी का शव देखा। वो 2 पीसेस में था। वो ट्रेन के नीचे उनकी डेथ हो गई थी। तो 2 पीसेस में उनको देख के ऐसे, जो उनका सबसे प्रिय भाई, इतना प्रिय कि मैं क्या बताऊं, होता है ना, सबसे छोटा भाई था उनका और उनको बहुत ज्यादा प्रिय था, और उनको ऐसे मरण शैया पर देख के उनको उनके दिमाग पे असर पड़ा। वो डिप्रेशन की शिकार हो गया, फुल डिप्रेशन। उनको लोग, मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। मेरी मौसी भी थी एक, वो थोड़ा स्ट्रोंग थे इस मामले में, तो उन्होंने फिर भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करके उनको संभालने की भी कोशिश की, और वो उनसे मतलब सहा नहीं गया। और हम तो खुद हैरान थे कि ये हो क्या रहा है। वो हमारे सबसे प्रिय मामा थे। हम जब भी दिल्ली जाते थे, उनके उधर दिल्ली में जब वो रहते थे, तो हमेशा पंजाबी बाग के आसपास, तो वो हमें सदर बाजार घुमाना, कभी इधर घुमाना, उधर घुमाना, कहीं ना कहीं घुमा के लेके आते थे, नई नई चीज़ सिखाना, प्रगति मैदान लेके जाना, ऐसे ऐसे, मतलब बहुत। और मतलब जो नहीं बना, जो आपको चाहिए वो आपको घुमाएंगे, फिराएंगे, खिलाएंगे, जैसे अच्छे मामा होते हैं ना, वो थे बिल्कुल। वो इतने, मतलब मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस अगर जैसे जिन्होंने भरा है, तो वो थे काफ़ी काफ़ी कुछ उनका भी था रोल। जैसे मैं 6th-7th में था और पूरा इतना बड़ा रेलवे स्टेशन को क्रॉस करके मुझे भेज देते थे कि अच्छा ठीक है, इधर ये वाला सामान ले लिया ना, अब जा तू घर चला जा। तो मेरे जो नाना जी थे वो पुलिस में थे, तो उनको रेलवे की तरफ से क्वार्टर मिले हुए थे। तो कह तू चला जा, और मैं चला गया। और मैं गया तो पापा घर पे थे, तो पापा बोले कि तू अकेला कैसे आ गया, ये कैसे हो गया। बाद में फिर उन्होंने मामा जी को बहुत डांटा भी। तो बोले कि ये चिंता मत करो, ऐसे स्ट्रांग होते हैं। तो ऐसे थे वो जोली। और ऐसे जोली पर्सन को अगर आप मरण सैया पे देखेंगे, तो आप सोचो आपका क्या हाल होगा। आपका कोई प्रिय जाता है। तो वो दिन था कि समीकरण आगे की बदलने वाली थी। मेरी मम्मी चली गई फुल डिप्रेशन में। धीरे धीरे वहां रहते रहे, लोग आते रहे, रोते रहे, आते रहे, रोते रहे, आते रहे, फिर याद दिलाते रहे, आते रहे, फिर याद दिलाते रहे। वो इतना ज्यादा उनके दिमाग में चला गया ना कि उसको निकालने में कितने वर्ष चले गए मैं आपको बता नहीं सकता। वो बहुत दुखदायी पॉइंट था। मैं थोड़ा छोटा था, समझ कम आ रही थी, लेकिन लग रही थी वो चीज। उसी दौरान 30 तारीख को मेरा 10th का एग्जाम आया। मेरे चाचा जी ने फोन करके बताया कि भाई तूने बहुत अच्छा स्कोर किया इंग्लिश में, बाकी सब्जेक्ट में करके भी तुम पास हो गए। अब वो खुशी को मैं कैसे बताऊं उनको कि ऐसा हो गया, वो भी मैं उनको बता नहीं पाया। मैं सिर्फ पापा को बताया। तो जब 13 दिन पूरे हो गए, तो पापा ने सोचा कि शायद ये अपनी बहन के पास रह के थोड़ा मन उसका और हो जाएगा, क्योंकि अगर घर में अकेली रहेगी तो डिप्रेशन में और ज्यादा जा सकती है। तो यहीं हम चंडीगढ़ आ गए अपने मौसी के घर। वहां पे मेरे कजन वगैरह के साथ वहां 1 महीना रहे हम। उसके बाद पूरा जून लगा था शायद हालात नॉर्मल हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहां जाने के बाद मम्मी की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई, क्यों वो अकेले रहते थे। फिर पापा ने उनको एक साइकेट्रिस्ट को दिखाया, डॉक्टर को। तो उन्होंने बताया कि भाई वो काफ़ी गहरा सदमा इनको लगा है और वो डिप्रेशन में है। तो उनकी टैबलेट्स वगैरह चलनी शुरू हुई। वो टैबलेट्स के कारण उनको एक अजीब सा नशा होता था।
कि सुबह देर तक उठते थे वो, 10:30-11 बजे। पापा ने बोला था कि इनके लिए सोना बहुत ज़रूरी है, अगर ये सोएंगे तो दिमाग शांत रहेगा, जितना ज़्यादा सोएंगे उतना ज़्यादा बेटर है। तब से मुझे ये आदत भी पड़ गई कि अगर कोई सो रहा होता है ना, मैं उसको कभी जगाता नहीं हूँ। मुझे रहता है कि यार इसको नींद अच्छे से लेने दो, खुद जाग जाऊँगा, लेकिन अगर मान लो कहीं घर पे भी हूँ या कहीं पर भी, कोशिश करूँगा कोई आवाज़ ना हो कि कोई किसी की नींद न टूटे। तो मेरी मम्मी की ऐसे तबीयत खराब हुई, वो डिप्रेशन में चले गए। और आप सोचो कि पापा ने जो शहर में, वो जो घर के पास जो मकान लिया था, वो किस लिए लिया था? वो लिया था मेरे लिए कि मैं अब तू यहाँ पे कोचिंग भी ले सकता है, नज़दीक पड़ेगी तुझे कोचिंग, और स्कूल तेरे को नज़दीक पड़ेगा। ये सब चीज़ों को सोच के वो मकान लिया था। और उनको था कि वो भी कि मैं तुझे कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ा दूंगा, जैसे मैथ या फिजिक्स, जितना भी होगा मैं तुझे थोड़े फंडे क्लियर कर सकता हूँ, खुद पढ़ के मैं तुझे पढ़ा दूंगा। वो सब चौपट हो गया, खत्म। क्योंकि हमारा सारा फोकस कहाँ था? वहां पर। तो तब मेरे पास कॉल आ गई थी वहां पर स्कूल्स में, जो मैंने एग्जाम्स दिए थे, और मेरिट बेसिस पे एग्जाम हो जाता मेरा, वहां पे आराम से सिलेक्शन हो जाता। तो पापा ने तब मुझे एक बात बोली कि लोकेश, तुझे माँ चाहिए या किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ के पढ़ाई करने तुझे? जब माँ ही नहीं रहेगी तो तू कितना भी पढ़ लेगा, तो दिखाएगा किसको? कहते पढ़ाई तो तू हर बार कर लेगा, लेकिन माँ बार बार नहीं मिलती, माँ सिर्फ एक बार मिलती है। अगर इस माँ को खो दिया तो क्या करेगा? जैसे मैं आपको बताता हूँ एक वाकया। जब गीता का उपदेश चल रहा था, तो अर्जुन और कृष्ण जी का जो संवाद चल रहा था, तो उसके अंदर अर्जुन कहता है कि ये मैं जीत जाऊंगा। कहते नहीं सॉरी, हमको याद है कि महाभारत का एक वाक्य आपको बताता हूं कि जब कर्ण और परशुराम जी, कर्ण जो था वो युद्ध से पहले कि भाई कल वो भी खड़ा होगा युद्ध के अंदर, द्रोणाचार्य ये भीष्म पितामह जी की शैया पे जाने के बाद, तो उसके सपने के अंदर ना वो आए परशुराम जी, और उन्होंने कहा कि ये डिसाइडिंग डे था, मतलब जब अर्जुन की उसकी फाइनल फाइट होनी थी, शायद उसके से पहले का था। तो उसके उसमें वो परशुराम जी आए, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मुझे सिर्फ आज एक दिन के लिए, मुझे सिर्फ एक दिन के लिए अपने श्राप से मुक्त कर दो। उनको श्राप दिया था कि कभी भी जब तुम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कर रहे होंगे, तब तुम्हारे पास मेरी विद्या का कुछ भी नहीं बचेगा, मेरे पढ़ाई गई विद्या सब व्यर्थ हो जाएगी, तुम्हें कुछ याद नहीं आएगा। तो कह रहे थे कि सिर्फ आज का एक दिन मुझको दे दो प्रभु, कि आज मैं भूल जाऊं सब कुछ, कि मेरे को एक दिन दे दो प्रभु, उसके बाद आप जो श्राप देना दे देना, लेकिन आज के लिए मेरे को सिर्फ कल के लिए, मतलब जिस दिन उनका युद्ध होना था, सिर्फ कल के लिए मेरे को वो एक दिन अपने श्राप से मुक्त कर दो। कहता इसी दिन के लिए तो वो श्राप दिया था कौन, तब वो उसको संबोधित करते हैं, क्योंकि उन्होंने श्राप तो ये दिया था कि भाई तुम ब्राह्मण पुत्र बन के तुमने मुझसे शिक्षा ली, लेकिन तुम बेसिकली हो, तुम एक क्षत्रिय शायद, तो उनको तो पता था, लेकिन उन्होंने कहता इसी दिन के लिए तो मैंने तुम्हें श्राप दिया था कर्ण, हे कुंती पुत्र कर्ण। वो ऐसे देखने लगे, उनको सपने की बात आई। तो उन्होंने बोला कहता अगर वासुदेव के होते हुए अगर तुम ये जीत भी गए तो कंगाल हो जाओगे, कि वासुदेव कृष्ण सामने बैठे हैं, वो इस युद्ध में तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं, और अगर तुम जीत भी गए, चलो मैं तुम्हें मुक्त कर दूं, तुमने अर्जुन को मार के युद्ध को समाप्त भी कर दिया, तो भी तुम कंगाल हो जाओ। तो यही बात मुझे पापा ने बोली। कहते ये इसके अंदर तो चलता जाएगा, 1 साल के बाद भी कर लेगा, 2 साल बाद जब मर्जी कर लेगा, तू बना लेगा अपने पास, तेरी मेहनत के ऊपर है ना सारा कुछ। लेकिन अगर माँ चली गई तो माँ कहां से लाएगा? और वो मुझे यहां लगी, और यहां से मेरे को यहां पे बैठ गई वो चीज, कि मेरे लिए मेरी मां से बढ़कर कोई नहीं है। तब मैंने अपना जी जान छोड़ दिया,
सॉरी। तो मेरा छोटा भाई था जो 5th क्लास में था, और मैं 10th के बाद +1 में जाना था। तो प्राइवेट स्कूल में मुझे जाना था, इंग्लिश मीडियम ही था मेरा, प्राइवेट स्कूल में जाना था। लेकिन पापा ने फिर उस टाइम डिसीजन एक्ट लिया और मुझे गवर्नमेंट स्कूल में करा दिया। गवर्नमेंट स्कूल, वो भी इवनिंग स्कूल, जो 1:30 बजे स्टार्ट होता है। और वो ऐसा क्यों किया उन्होंने, वो मैं आपको बताऊंगा अपने अगले एपिसोड में। इसके बाद हुआ क्या, क्या इसके सर्कमस्टांसेस रहे, क्या जीवन पे असर पड़ा, क्या मतलब इसके बाद जीवन कैसे बदला, मैं कैसे बदल गया, मैं किस लेवल पे था, क्या बातें करता था, क्या मेरी चाह थी, क्या तमन्ना थी, और उसके बाद क्या रह गया मेरे हाथ में, हाथ से कुछ छूटा या कुछ रह गया, वो सब मैं बताऊंगा आपको अगले एपिसोड में। दोस्तों, जो फेलियर्स है ना, वो कहीं से भी आ सकते हैं, कहीं से भी। आप सोच भी नहीं सकते हो फेलियर्स के बारे में। इसके ये एपिसोड में आपको यही बता रहा हूं कि आप जो चाहते हैं, आप जो सोचते हैं, वो जरूरी नहीं कि हर बार होगा। कोरोना से पहले लोगों ने सोचा होगा कि अब मैं 2020 में ये करूंगा, 2021 तक तो मुझे ये हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ, ठप हो गए घर। 6 महीने, 9 महीने, 10 महीने के लिए लोग सब घर पे बैठ गए, कोई इधर से उधर जा नहीं पाया। कितने बिजनेस ठप हो गए, जो होटल्स हमेशा चेक चकाते थे वो बंद हो गए, जो सड़कें लहराती गाड़ियों से वो सब ठप हो गए। लेकिन एक चीज रही, वो थी हमारी कंसिस्टेंसी, कि हम चलते रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम रुके ना, रुके नहीं, झुके नहीं, चाहे कितने मर्जी ऑब्स्टेकल्स आए। ये अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद एक्चुअली में हुआ क्या, क्या मैं बह गया इसमें, इसके आंधी में, क्या एक पानी की बूंद अगर समुद्र में जैसे गिर के गायब हो जाती है, क्या मैं ऐसे हो गया? नहीं। तभी मैंने जो वो पहला उस वाले जो सबसे पहली लाइन बोली थी, तेरा गिरना तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़ और फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। इसका अर्थ यही कि गिरने का मतलब हार नहीं है, दोबारा उठो, चलो, दौड़ो, भागो यार। जो गिर जाते हैं तो क्या वो दोबारा उठते नहीं हैं? जो उठते हैं वही आगे बढ़ते हैं और वही सक्सेस पाते हैं। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, ये आपको देते हुए कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, फेलियर्स आएंगे। आपने जो सोचा है वो हमेशा नहीं होगा, लेकिन जो आपने नहीं सोचा वो जरूर होगा, क्योंकि वो जो नियति लिखने वाला ऊपर ईश्वर है, उसने आपके लिए उससे बेहतर सोचा हुआ है। कुछ ना कुछ तो सोचा हुआ है उसने। आपको मुश्किलों में डाल रहा है, वो मुश्किलें आ रही हैं, सफलताएं आ रही हैं, तो वो कोई पर्पस है उसका, कुछ सोच समझ के कर रहा है वो। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबको छोड़े जा रहा हूं। फिर मिलता हूं आपको अगले मंगलवार शाम 8:07 पे, यहीं यूट्यूब पे। आप स्पॉटिफाई पे भी मेरे ऐप इसके फेलियर टू सक्सेस एंड बैक के एपिसोड सुन सकते हैं। पूरा एक सीजन है वहाँ पर 19 एपिसोड का। आप स्पॉटिफाई यूज़ करते हैं, अमेजन म्यूज़िक, अमेजन प्राइम म्यूज़िक, या फिर आप कोई भी यूज़ करते हो, चाहे कास्ट बॉक्स यूज़ करते हो, तो पॉडकास्ट भी सुन सकते हो आप। अगर आपको सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, अगर आप कहानी सुनना पसंद है, तो वहाँ सुन सकते हैं। पूरा इसका सीजन वहाँ पे है। वरना हर मंगलवार यहाँ पे एक नई थॉट और नई विचारधारा के साथ, बिल्कुल उससे अलग और भी ज़्यादा इम्प्रूव वर्जन में यहाँ पे लेके आ रहा हूँ आपके पास। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए,
जो ऐसी परिस्थिति में है या जाने वाले हैं, या आपको लग रहा है कि उनको ये सुनना चाहिए, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपको अगले मंगलवार शाम 8:07 पे। तब तक शुभ रात्रि, शब्बा खैर। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बड़े बुजुर्गों के पास बैठिए, थोड़ा उनसे ज्ञान लीजिए, क्योंकि उनका जो ज्ञान है वो एक जीवन का सार है। अपनी जीवन निकाल के उन्होंने वो ज्ञान प्राप्ति के लिए वो आपको शिक्षा जरूर देंगे। इतनी छोटी सी शिक्षा कई बार बहुत बड़ी हो जाती है। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री।